एक्सरसाइज 5.1 लॉन्ग क्वेश्चन। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, पहला जो था वो शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में था। आप लॉन्ग जब कर लेंगे तो यू आर एबल टू सॉल्व शॉर्ट क्वेश्चंस एज वेल। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है जी, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। इसमें जो नोट करने की बात है वो है यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना है और ऑर्थोगोनल होना चाहिए इन टू वेक्टर्स के, जो 1 1 2 है और 0 1 3 है, जो कि आर क्यूब के एलिमेंट है। आर क्यूब के यूक्लिडियन स्पेस है। तो इसके अंदर जो इनर प्रोडक्ट है वो हमारे पास, जिस तरह हम नॉर्मली डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही इनर प्रोडक्ट डिफाइन की जाती है। अच्छा, अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी नॉर्म जो है वो 1 होती है और ऑर्थोगोनल मीन कि उनकी जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो वेक्टर है जो हमने फाइंड करना है उसको हम एक्स वाई जी कह देते हैं। एक्स वाई जी चूंकि ये आर क्यूब के एलिमेंट है और आर क्यूब के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, तो फिर इसका मतलब हुआ कि जो हम अज्यूम करेंगे वेक्टर उसके भी 3 कंपोनेंट होंगे, जो हम कहते हैं लेट एक्स वाई जो जी है, जो किसका एलिमेंट होगा, आर क्यूब का होगा। ये हमने फाइंड करना है। और ये क्या है, बी द रिक्वायर्ड वेक्टर। ये वो है जो हमने फाइंड करना है, रिक्वायर्ड वेक्टर। और हमें ये बात कही गई है कि ये जो वेक्टर है ये इन दोनों के ऑर्थोगोनल है। इसका मतलब हुआ, सो वी कैन राइट कि एक्स वाई और जो जी बनेगा इसकी इनर प्रोडक्ट कर लेंगे 1 2 1 1 2 के साथ, 1 1 2 के साथ, और ये जो इनर प्रोडक्ट बनेगी ये 0 होगी क्योंकि ये उसके ऑर्थोगोनल है। अब इनर प्रोडक्ट आर क्यूब के अंदर जस्ट सिंपल है, आपने डॉट प्रोडक्ट की तरह इवेल्यूएट करनी है फर्स्ट कंपोनेंट बाय फर्स्ट कंपोनेंट। देखिए एक्स बन जाएगा प्लस वाई बन जाएगा और 2 टाइम्स जी करेंगे तो 2 जी बन जाएगा इज इक्वल टू 0 बन गया। इसको 1 कह दें। इसी तरह ये भी गिवन है कि यही वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर से भी ऑर्थोगोनल है। तो इट मीन्स एक्स वाई जो जी है ये कॉमा 0 1 और 3, इसकी जो इनर प्रोडक्ट बनेगी ये भी 0 बनेगी, विच मीन्स इसका फर्स्ट एलिमेंट 0 टाइम एक्स करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 टाइम वाई करेंगे तो वाई आ जाएगा और 3z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गई है। मेरा टास्क है एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करना। तो देखिए अगर आपका जो सेकंड इक्वेशन है इसको आप अगर एक स्टेप और करें तो y की यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि -3z आ जाएगी। इसको नंबर आप 3 कह लें। और फिर आप जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको अगर कंसीडर करें और वहाँ देखिए x प्लस वाई, लेकिन y निकाल चुके हैं मेरे पास, वो -3z है, प्लस 2z को वैसे रहने दें इज इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगा, x माइनस 3z प्लस 2 0 x माइनस जी बन जाएगा। और यहाँ देखिए मेरे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो z बन जाएगी। ये नंबर 4 पे कह देते हैं। अब हमें कहा गया जो मैंने वेक्टर फाइंड करना है वो यूनिट वेक्टर है। हमने डिफाइन किया था कि यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी नॉर्म 1 होती है। सिंस ये जो हमने अज्यूम किया हुआ है एक्स वाई जी इज यूनिट वेक्टर, ये एक यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब क्या होगा कि इसकी जो नॉर्म बनेगी एक्स वाई जी, इसकी जो नॉर्म आएगी, लेंथ आएगी, वो 1 आएगी। अब ये कैसे डिफाइन करते थे नॉर्म, याद रखिए अगर u की जो नॉर्म होती है इट इज इक्वल टू u की अपने साथ इनर प्रोडक्ट और उस सारे का स्केल रूट। तो इसके अपने साथ लीजिए इनर प्रोडक्ट लीजिए, एक्स वाई जी की एक्स वाई जी इनर प्रोडक्ट लेंगे तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्केल बन जाएगा, प्लस वाई स्केल बन जाएगा, प्लस जेड स्केल बन जाएगा, और इसका स्केल रूट इज इक्वल टू 1 आएगा। दोनों तरफ स्केल ले लीजिए तो ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब मेरे पास देखिए x की वैल्यू मौजूद है, ये देखिए x की वैल्यू z है, यहाँ प्लग कर दीजिए x की वैल्यू z, तो ये z स्केयर बन जाएगा। y के देखिए निकाल चुके हैं ये नंबर 3 के अंदर, ये -3z है, उसका स्केयर कर दें और z का स्केयर कर दें तो ये 1 बन जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे z का स्केयर आ जाएगा, ये देखिए 9z का स्केयर आएगा, ये फिर z का स्केयर आएगा इज इक्वल टू 1, ये 1 प्लस 9 प्लस 1 तो ये 11, z स्केयर इज इक्वल टू 1, तो जो z स्केयर बनेगा 1/11। यहाँ से जो z की वैल्यू आएगी
वो 1/√11, और ये ऑफकोर्स पॉजिटिव भी आएगी और नेगेटिव भी आएगी। तो ये दो केस बन जाएंगे मेरे पास। व्हेन z इज इक्वल टू, पहले पॉजिटिव ले लें, 1/√11, तो इसमें देखिए x कितना आएगा, हमने x की वैल्यू निकाली हुई है, देखिए ये z के बराबर है, तो x जस्ट z बन जाएगा, क्योंकि x z के बराबर है, तो ये भी 1/√11 आ जाएगा। तो y कितना था, -3z, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए ऊपर, ये -3z है, तो यहाँ z प्लग कर दीजिए, z कितना है जी मेरे पास, -3 इंटू 1/√11, तो ये 1/3 टाइम 3/√11 आ जाएगा। तो इस केस में जो मेरे पास जो है, जो वेक्टर बनेगा, मैंने जो उसको अज्यूम किया हुआ है x y z, तो वो आ जाएगा x की वैल्यू 1/√11, y आ जाएगा -3/√11, और z आएगा 1/√11। ये इसका था पहला केस, ठीक है। उसका सेकंड केस कर लेते हैं, व्हेन z इज इक्वल टू -1/11 का स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। फिर x फाइंड करते हैं, जो कि x z के बराबर ही है, तो x की वैल्यू भी -1/11 आ जाएगा, और फिर y फाइंड करेंगे जो कि -3z के बराबर है, तो -3z, z हमने ज्यूम किया हुआ -1/√11, तो देखिए यहाँ पे ये बन जाएगा +3/√11। तो इस केस में जो मेरे पास x, y, z बनेगा, x आ गया मेरे पास -1/√11, y आ गया 3/√11, और z आ जाएगा -1/√11। देखिए ये इसके दो आंसर, दो पॉसिबिलिटी बनती है। कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आपने बेसिक डेफिनेशन लगानी है और आपका ये सॉल्व हो जाना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल एंड विच ऑफ देम आर ऑर्थोनॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू द यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट इन R क्यूब। ठीक हो गया। हमें 3 दिए गए हैं वेक्टर, तो मैं इनके नाम कर देता हूँ जी। लेट u इज इक्वल टू, ये पहला दिया है 1/√2, फिर 0 है, और फिर दोबारा 1/√2 है, ये मेरे पास है, u कह देता हूँ। जो v वेक्टर दिया हुआ है वो है जी 1/√3, 1/√3 दोबारा से, और तीसरा है जी -1/√3। फिर तीसरा का नाम w रख दीजिए, उसमें है जी -1/√2, फिर 0 है, और फिर 1/√2 है। हमें चेक करना है कि इसमें से कौन कौन से जो वेक्टर हैं ऑर्थोगोनल है और कौन से ऑर्थोनॉर्मल है। अब तो सर रिवाइज कीजिए। ऑर्थोगोनल, अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी यूज़ किया कॉन्सेप्ट। ऑर्थो, अगर u और v की इनर प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वो ऑर्थोगोनल होते हैं। और ऑर्थोनॉर्मल जो होते हैं उसमें ये कंडीशन भी होती है, यानी u और v की इनर प्रोडक्ट 0 भी आनी चाहिए, इज इक्वल टू 0 भी आनी चाहिए, और उसके साथ साथ u और v दोनों की जो नॉर्म है वो 1 भी आनी चाहिए। ये दो कंडीशन होती हैं, पहले वाले में सिर्फ एक कंडीशन होती है। हमने चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से जो है वो ऑर्थोगोनल है। पहले आप देखिए कि u और v के लिए इनर प्रोडक्ट, और ये क्यूबिक r क्यूब के एलिमेंट है, तो उसकी इनर प्रोडक्ट जस्ट डॉट प्रोडक्ट ही होती है। तो u का एलिमेंट और v का एलिमेंट फर्स्ट मल्टीप्लाई कीजिए, 1/√2 1/√3, नहीं आ जाएगा 1/√2 इंटू 1/√3 प्लस, फिर u के सेकंड एलिमेंट्स, क्योंकि एक में 0 आ गया तो 0 बन जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड एलिमेंट 1/√2 और 1/√3, आप देखें यहाँ पे भी कट जाएगा, तो ये 0 बन गया। तो इसमें u और v जो है वो ये ऑर्थोगोनल है। अच्छा, u v के बाद आप u और w फाइंड कर लीजिए। u और w, ये u का है एलिमेंट, ये w का कंपोनेंट है, इनकी डॉट प्रोडक्ट लें। देखिए पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1/2 आ जाना है, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो वो देखिए स्क्वायर रूट कट जाएगा 1। दूसरा एलिमेंट क्योंकि 0 है साथ, तो वो 0 बन जाएगा, और तीसरा एलिमेंट जाएगा वो 1/2 बन जाना, तो ये भी 0 बन गया। तो u और w भी आपस में ऑर्थोगोनल है। थर्ड पॉसिबिलिटी है जी w और v और w चेक कर लेते हैं। v और w सेकंड और थर्ड, पहला पहले से मल्टीप्लाई कीजिए, ये -1/√6 हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे √2 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। सेकंड ऑफ कोर्स इसमें जो कि एक 0 है तो वो 0 बन जाएगा, और जो थर्ड है वो -1/√6 दोबारा आएगा, और देखिए ये 0 के बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब कि w v और w जो है वो ऑर्थोगोनल नहीं है, u v भी ऑर्थोगोनल है, u w भी ऑर्थोगोनल है। अब चेक करना है ऑर्थोनॉर्मल, उसके अंदर इनकी लेंथ चेक करनी है। आप तीनों की जो है वो लेंथ फाइंड कीजिए, नॉर्म फाइंड कीजिए।
एक अगर वेक्टर हो तो उसके नाम फाइंड करना, जैसे उनके आप एलिमेंट का स्क्वायर कीजिए, उनको स्क्वायर ले लीजिए। तो 1/√2 इसका स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, फिर 1/√2 इसका स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। ये देखिए 1/2 बन जाएगा, ये 0 बनेगा, ये 1/2 बन जाएगा, और देखिए ये 1 आ जाना है, 1 का स्क्वायर रूट आप 1 ले लीजिए, पॉजिटिव मत लीजिए। इसी तरह आप v ले लीजिए, जो v होगा v का आप नॉर्म लीजिए, 1/√3 इसका स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और फिर -1/√3 इसका स्क्वायर आ जाना और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो देखिए 1/3 बन जाएगा पहले वाला, फिर 0 बन जाएगा, -1/3 बनेगा, सॉरी माइनस नहीं प्लस ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर है। तो ये भी आएगा 2/√3। देखिए वो 1 के बराबर नहीं आया है। थर्ड ले लीजिए w वाला, w की आप नॉर्म फाइंड कीजिए, उनके एलिमेंट को स्क्वायर कीजिए, पहला 1/2 आ जाना है, फिर 0 है, फिर 1/2 है, आप देख सकते हैं कि ये भी 1 के बराबर आ जाएगा। तब देखिए u की जो है लेंथ 1 आई है, w की लेंथ 1 आई है। अब हमने अपना आंसर लिखना है कि ऑर्थोगोनल कौन कौन से हैं। u एंड v जो है, क्योंकि ये इनकी इनर प्रोडक्ट 0 आई है, लेकिन u की लेंथ तो 1 है, हम चेक कर चुके हैं, लेकिन v की लेंथ 1 नहीं है, तो सिर्फ ऑर्थोगोनल है, ये ऑर्थोनॉर्मल नहीं हो सकते, दे आर ऑर्थोगोनल। उसके बाद u इंटू जो w है हमने वो किया था सॉल्व। देखिए u इंटू w का भी जो थी इनर प्रोडक्ट 0 आई थी, ठीक हो गया। इसका हुआ कि u हम कह देंगे कि सॉल्व कौन से, यहाँ देखिए u एंड v आर ऑर्थोगोनल। दूसरा कैसा कि u और w की इनर प्रोडक्ट भी 0 आ चुकी है, और उसके साथ साथ u की जो नॉर्म है ये भी 1 है और w की नॉर्म भी 1 है। तो इस मतलब u एंड जो v है ये ऑर्थोनॉर्मल है, ये ऑर्थोनॉर्मल बन गए, उसकी दोनों कंडीशन पूरी हो गई। u और जो तीसरी कैटेगरी थी v और w, उसकी जो इनर प्रोडक्ट 0 आई ही नहीं थी, तो उसका बाद चेक करने की जरूरत नहीं, वो तो ऑर्थोगोनल नहीं है, तो ऑर्थोनॉर्मल कैसे बन सकते हैं। तो u भी ऑर्थोगोनल है, u और w जो है वो ऑर्थोनॉर्मल है, ठीक हो गया। जस्ट बाय डेफिनेशन आपने चेक किए, इसके बाकी पार्ट भी इसी कैटेगरी के हैं, आप वो सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह आगे वेक्टर की बजाय उसने ले ली है पॉलिनोमियल, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जनरल है, पॉलिनोमियल भी इसमें कैटेगरी में आती है। उसने आपको दी है पॉलिनोमियल, एक दी है जी पी पॉलिनोमियल। जो पी पॉलिनोमियल है ये ए नॉट उसने डिफाइन की हुई, चलिए मैं इसको लिखता नहीं हूँ, पॉलिनोमियल डिफाइन करना पता ही आपको है। उसने दिए पॉलिनोमियल्स, कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ पॉलिनोमियल आर ऑर्थोनॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू द इनर प्रोडक्ट ऑन P2, जो डिफाइन की गई है। आपने चेक करना है कौन सी ऑर्थोनॉर्मल है, ठीक हो गया। तो दो कंडीशन आपने चेक करनी है। तो पहला इसमें पार्ट दिया हुआ है, पहले पार्ट में है जी आपको दी गई है 2/3 -2/3x है और फिर 1/3x स्क्वायर है, ये पहली पॉलिनोमियल है। दूसरी दी गई है 2/3 फिर 1/3 इंटू एक्स है, ये सारी क्वालिटी की इक्वेशन दी हुई है, पॉलिनोमियल है, 2/3x स्क्वायर है। फिर लास्ट है जी 1/3 प्लस 2/3x है और 2/3x स्क्वायर है। बस जिसका पहले u भी w था सेम वही है, इसको u कह लें, इसको v कह लें, इसको w कह लें। सिर्फ फर्क ये है कि वहाँ पे वो R3 के एलिमेंट थे, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है, u भी w कह लें, यहाँ पे इसको पॉलिनोमियल है तो आप इसको जो है वो पॉलिनोमियल को नॉर्मल लिखते हैं ना, वो इसको p कह दें, इसको आप q कह दें, इसको आप r कह दें, इस नॉर्मल से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने चेक करनी कौन कौन सी ऑर्थोनॉर्मल है। पहला काम होगा अपने की डॉट प्रोडक्ट, सॉरी इनर प्रोडक्ट लेनी। पहले p एंड q चेक करते हैं। p एंड q की जो इनर प्रोडक्ट है वो इसने जो डिफाइन की हुई है ऊपर, वो पहला एलिमेंट पहले के साथ है, दूसरा दूसरे के साथ, थर्ड बस सेम उसने डिफाइन की है। यानी ये जो 2/3 से मल्टीप्लाई होगा, एक्स वाला कोफिशिएंट एक्स वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा। ये इसने डिफाइन करके दी हुई है, हर क्वेश्चन में जो डिफाइन करेगा आपने उसको फॉलो करना है। तो देखिए p इंटू जो q बनेगा, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट लीजिए, तो 2/3 इंटू 2/3 प्लस फिर x कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कीजिए, -2/3 इंटू 1/3
फिर स्क्वायर कोफिशिएंट 1/3 और -2/3। ये सिंप्लीफाई कर लेंगे, फर्स्ट बनेगा 4/9 बन जाएगा, दूसरी बनेगा -2/9 बनेगा, और लास्ट में 2/9 बनेगा। इसका एल्सियम 9 बन जाएगा। ये 4 -2 देखिए ये 0 बन जाएगा, 0/9 0। तो पी एंड क्यू की जो इनर प्रोडक्ट है वो तो 0 बन गई। अब चेक करना है पी की नॉर्म क्या आती है। पी की नॉर्म, आप पी के जो एलिमेंट्स हैं उनके कोफिशिएंट का स्क्वायर लीजिए, 2/3 इसका स्क्वायर, -2/3 इसका स्क्वायर, और 1/3 इसका स्क्वायर। ये बनेगा मेरे पास 4/9, फिर 4/9 और 1/9, और इसका भी स्क्वायर रूट। ये देखिए 4 + 4 1, तो 9 ऊपर आएगा, ये भी 9 है, ये 1 बन जाएगा, और देखिए ये 1 आ गई। तो पी की जो नॉर्म 1 आ गई। अब क्यू की नॉर्म चेक कर लीजिए। क्यू की जो नॉर्म आएगी, क्यू के एलिमेंट 2/3 इसका स्क्वायर, फिर इसका आएगा 1/3 इसका स्क्वायर, फिर -2/3 इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट। ये 4/9, ये 1/9, ये 4/9, बिल्कुल सेम पूरा बन गया। ये भी 1 बनेगा। अब देखिए पी की नॉर्म भी बन है, क्यू की नॉर्म भी बन है, पी एंड क्यू की इनर प्रोडक्ट भी 0 आ गई है। तो यहाँ से हम कंक्लूड ये करेंगे कि जो पी एंड क्यू है, पी एंड क्यू आर ऑर्थोनॉर्मल। बिल्कुल आपने उस तरह पहले चेक किया, ये आपको इसी तरह। इसके बाद आपने ये फिर चेक करना, फिर आपने पी क्यू लिया ना, पी आर लेना है। पी आर की आपने इनर प्रोडक्ट लेनी है, फिर पी आर, पी की लेंथ आप फाइंड कर चुके हैं, आर की फाइंड कीजिएगा। तो पी और आर को डिफाइन किए गए हैं। पी का जो कोफिशिएंट्स है वो देखिए वो 2/3 है। आप देखिए पी और आर जब लेंगे तो इस कोफिशिएंट 2/3, ये 2/9 बन जाएगा, पहला इसका 2/9 बन जाएगा। फिर उसके बाद जो सेकंड इसके एक्स कोफिशिएंट होंगे पी और आर के, -2/3 + 2/3, तो ये माइनस के 4/9 बन जाने हैं। और फिर एक्स के जो कोफिशिएंट बनेंगे 1/3 एंड 2/3, तो देखिए 1/9 बन जाने हैं। इसका आप लेंगे एलसीएम, तो ये आपको देखिए ये -1/9 आएगा, ये 0 नहीं बनता है, तो इसका तो पी एंड आर की इनर प्रोडक्ट 0 है ही नहीं, तो ये तो उस कैटेगरी से बाहर निकल गई। तीसरा रह गया मेरे पास का क्यू और आर करना। क्यू आर की जो आप इनर प्रोडक्ट लेंगे तो उनके जो उनके जो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स हैं, मतलब पहले आप लेंगे 2/3 है और उसका 1/3 है, तो ये 2/9 बन जाएगा। एक्स का जो कोफिशिएंट्स आ रहा है पी क्यू वाले का वो है 1/3, उसका ये 2/3, तो ये बनेगा 2/9 बन जाएगा। एक्स के कोफिशिएंट आएगा -2/3 और -2/3, तो बनेगा -4/9। आप देखते हैं ये 0 बन रहा है। अच्छा जी, क्यू की लेंथ ऑलरेडी 1 है, आप बस आर की लेंथ फाइंड कर लीजिए। आर की लेंथ जो बनेगी आपका ये बनेगा 1/3 इसका स्क्वायर, फिर 2/3 इसका स्क्वायर, और लास्ट फिर है 2/3 उसका स्क्वायर, और इस सारे का स्क्वायर रूट। ये देखिए ये 1/9 बन जाएगा, फिर 4/9 बनेगा, ये फिर 4/9 बनेगा, और आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, ये 1 आएगा। तो देखिए क्यू आर की डॉट प्रोडक्ट, सॉरी इनर प्रोडक्ट भी 0 आ गई है, और क्यू के ऊपर मैंने चेक की लेंथ उसकी 1 है, आर की भी लेंथ है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हम सेकंड कंक्लूजन निकालेंगे, जो क्यू एंड आर है, क्यू एंड आर आल्सो जो है वो ऑर्थोनॉर्मल है। तो देखें बस हमने पोलोमियल थी वो वेक्टर की फॉर्म में थी, आपने उस तरीके से कॉन्सेप्ट का वही है वो आपने चेक कर देखिए। इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन 6 में ऐसे दिया हुआ है, आपको सेट दिया हुआ है, वेरीफाई द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज, क्वेश्चन नंबर 6 में, 6 में दिया हुआ जिसने वेक्टर दिया है, एक सेट दे दिया उसने, एक दिया है जी -1 and 2, और एक दिया जी 6 and 3, दो एलिमेंट है। आप इसका नाम कर लें, इसको u कह दें, इसको v कह लें, तो इसमें u आ गया और v आ गया। अब सेट दिया हुआ है, क्वेश्चन वेरीफाई दैट द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज ऑर्थोगोनल, और हमें जो है वो यूक्लिडियन दी हुई इनर प्रोडक्ट जो हम ऑलरेडी डिफाइन करना जानते हैं। दो आ गए, याद करें अब सेट की बात है तो उसमें क्या होता था, ऑर्थोगोनल के लिए जरूरी है कि उस सेट के जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उनकी इनर प्रोडक्ट को 0 होना चाहिए। इसमें दो ही हैं, तो इसका मतलब आपने u और v चेक करना है। u भी चेक करें, -6 करेंगे -6 आ जाएगा, +6 आएगा कि 0 बन गई। इट मीन्स क्या आएगा, u एंड v आर ऑर्थोगोनल, विच मीन्स कि जो सेट बन गया है u एंड v वाला, ये ऑर्थोगोनल सेट है। क्योंकि जब सेट आएगा तो फिर आपने क्या करना होता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट को चेक करना होता है। इसमें दो थे तो एक ही पेयर बनता था,
लेकिन जब 3 आएंगे यू वी डब्ल्यू पे आप यू वी भी चेक करेंगे, यू डबल चेक करेंगे, वी अगर तीनों के तीनों जो है वो ऑर्थोगोनल आएंगे फिर पूरा सेट आपका बनेगा ऑर्थोगोनल। एक भी उसमें अगर जीरो ना आया तो वो जो पूरा सेट है वो ऑर्थोगोनल नहीं होगा। अगर मैं 3 दिए हुए, ठीक हो गया। नेक्स्ट वाली पार्ट में उसने यू भी दिया है, वी भी दिया है, डब्ल्यू भी दिया है, तो आपने चेक करना है यू वी, इसकी भी जीरो आनी चाहिए, फिर आपको यू डब्ल्यू है ये भी जीरो आना चाहिए, फिर आपको V और W है तीनों के तीनों की जो इनर प्रोडक्ट जीरो आनी चाहिए, तब जाकर पूरा का पूरा सेट जो है वो आपका ऑर्थोगोनल बनता है। सेम फॉर ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल के लिए आपको साथ चेक करना पड़ता है कि उनकी नॉर्म भी बनानी चाहिए। एक भी अगर एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, पूरा का पूरा जो सेट है वो ऑर्थोनॉर्मल फिर नहीं होगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन में वो ऑर्थोनॉर्मल भी उसने पूछा हुआ है। 7 में है जी द फॉलोइंग सेट्स ऑफ मैट्रिसेस आर ऑर्थोगोनल। मैट्रिसेस ऑर्थोगोनल चेक करना हमने शुरू में डिफाइन किया था कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो कब ऑर्थोगोनल होता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। Which of the following sets of matrices are orthogonal with respect to the inner product on M22 defined as? अब उसने आपको जो है ना वो U दिया है, U एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स 2x2 है, इसके एलिमेंट U है, U2 है, U3 है और U4 है, ये U बन गया। और जो V दिया हुआ ये मैट्रिक्स 2x2 ये V1 है, V1 V2 V3 और V4। अब इनकी जो इनर प्रोडक्ट होगी वो कैसे डिफाइन करेगा, उसने खुद दिखाई हुई है। यू वी जो इनर प्रोडक्ट लेंगे तो आपने क्या करना है, U1 V1 करना है, फिर आपने इसी तरह U2 V2 करना है, U3 V3 करना है और U4 V4 करना है। याद रखें जो आपको वो डिफाइन करके बताएगा आपने उसको फॉलो करना है, तो यहाँ वो चेंज भी कर सकता है। तो जब आप दो वेक्टर यहाँ पे चूंकि वेक्टर जो है वो मैट्रिक्स बने हुए हैं, जब आप उनकी इनर प्रोडक्ट लेंगे तो आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्रोडक्ट करेंगे। आपने चेक करना है इसको फॉलो करते हुए कौन कौन से जो मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल है, सेट दिया हुआ है। तो जो पहला उसने दिया हुआ है उसके अंदर उसने जो सेट रखे हुए हैं, सॉरी इसके अंदर जो मैट्रिक्स रखे हुए हैं, पहला मैट्रिक्स है जी 1 0 0 0 है, ये ऐसे याद है। जो दूसरा दिया हुआ है वो 0 1 0 0 दिया हुआ है। तीसरा इसके अंदर है वो 0 0 1 एंड 1 दिया हुआ है। और जो चौथा इसमें दिया हुआ 0 0 1 और -1 है। आप इनके नेम रख सकते हैं, एक को U कह लें, एक को V कह लें, एक को W कह दें, एक को X कह दें। हमने क्या करना है, हमने ये चेक करना है कि ये जो पूरा का पूरा सेट है जिसके अंदर मैट्रिक्स हैं ये ऑर्थोगोनल सेट है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, U और V के लेंगे इनर प्रोडक्ट, ये जीरो आनी चाहिए। फिर U की V से U की फिर V के बाद W से लेनी पड़ेगी इनर प्रोडक्ट, ये भी जीरो आनी चाहिए। फिर U की आप लेंगे X से इनर प्रोडक्ट, ये भी जीरो आनी चाहिए। फिर आप लेंगे V की W के साथ, ये भी जीरो आनी चाहिए। फिर आप लेंगे V की X के साथ, ये भी जीरो आनी चाहिए। और लास्ट आप लेंगे W की X के साथ, ये भी जीरो। तो आपको देखिए 6 दफ़ा आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर ये सारे सारे जीरो आएंगे और यहाँ पे सारे जीरो आएंगे तो ये आपका ऑर्थोगोनल सेट है। एक भी जो है इसमें से नॉन जीरो आ गया तो ये पूरा जो सेट है वो ऑर्थोगोनल बनेगा, क्योंकि सेट के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन है वो बड़ी स्ट्रॉन्गर होती है, सब एलिमेंट्स को फॉलो करनी पड़ती है। सेट की फॉर्म में ना दिया फिर आपने चेक करना है कौन कौन से हैं ऑर्थोगोनल कौन कौन से नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा जी 7 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर इसका आप 8 देख लें। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें आपको दिए हुए मैट्रिक्स दिए हुए हैं 8 9 10, ये एक ही आपने शो करना है कि जो मैट्रिक्स आपका ऑर्थोगोनल है। 8 में दिया हुआ है बस कॉस थीटा, फिर है जी माइनस साइन थीटा, फिर है जी साइन थीटा, फिर है जी कॉस थीटा। हमने चेक करना है कि जो मैट्रिक्स है ये ऑर्थोगोनल है या नहीं है। मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल की क्या रिस्ट्रिक्शन थी, इसकी डेफिनेटली कि ए इनवर्स बराबर आ जाए ए ट्रांसपोज, या आप यही चेक कर लें कि ए इंटू ए ट्रांसपोज जो है वो आइडेंटिटी के मैट्रिक्स है। क्योंकि इनवर्स फाइंड करना डिफिकल्ट है, हम सेकंड वाले यूज करेंगे। हम इसको आप कह लें कि ये ए के बराबर है, लेट ए बी दिस, और फिर इसका फाइंड कर लें ट्रांसपोज। ट्रांसपोज बिना आप इसकी जो रो है कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ये बनेगी साइन थीटा और ये बन जाएगी कॉस थीटा। फिर आपने क्या करना है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज ले लें और इसकी मैट्रिक्स प्रोडक्ट करें। तो ए बस आ गया जी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर साइन थीटा और कॉस थीटा, ये आ गया ए। और ए ट्रांसपोज आ गया मेरे पास कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और फिर कॉस थीटा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं जी,
इसकी फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम कॉज इंटू कॉज, कॉस स्क्वायर, माइनस साइन टू साइन तो फिर प्लस साइन स्क्वायर आ गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कॉज इंटू साइन, तो ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर सेकंड करेंगे तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर सेकंड से रिपीट कीजिए, सेकंड इन साइन इंटू कॉस, तो ये आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर कॉस इंटू साइन करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। और सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये ऐसे। अब देखिए कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर तो 1 होता है, ये दोनों कट गए इससे, ये भी कट गए इससे, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, लास्ट भी 1 बनेगा, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो देखिए ये कंडीशन पूरी हो गई है। हम कहेंगे जो मैट्रिक्स ए है इज ऑर्थोगोनल, विच मीन्स कि जो मैट्रिक्स ए बनेगा इज ऑर्थोगोनल। अच्छा, वहाँ पे एक और बात भी पूछ सकता है, कहता है अगर ये ऑर्थोगोनल है तो फिर इसका इन्वर्स फाइंड कीजिए। तो इन्वर्स क्या बनेगा? बाय डेफिनेशन इसका जो इन्वर्स होता है वो ए ट्रांसपोज ही होता है, तो इसका जो ए ट्रांसपोज निकाला हुआ है वो आपका ए इन्वर्स बन जाएगा, यानी आपका जो है वो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, यही है उसका इन्वर्स। यहाँ नहीं से पूछा हुआ, लेकिन अगले वाले क्वेश्चन में इसने पूछा हुआ है। देखिए ये 9, 10 ऐसे ही है। 11 में से पूछा हुआ है, डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ऑर्थोगोनल, सेम प्रोसेस रिपीट करना है आपने। फॉर दोज दैट आर ऑर्थोगोनल फाइंड इट्स इन्वर्स। तो इन्वर्स नहीं आपने फाइंड करना, आपने उसको ट्रांसपोज निकाला होगा वही उसका इन्वर्स होगा, लेकिन पहले चेक करना जरूरी है कि वो ऑर्थोगोनल है, क्योंकि अगर ऑर्थोगोनल नहीं है इन दैट केस उसका जो ट्रांसपोज होगा वो उसका इन्वर्स नहीं होगा। और क्वेश्चन में भी फिर आपने इन्वर्स नहीं फाइंड करना, आपने तभी इन्वर्स फाइंड करना जब वो ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है जी, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे जो आपके जो हैं हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो उसके पे डिपेंड कर रहे थे। अब इसमें 2 कॉन्सेप्ट बाकी रह गए हैं। एक ये है कि ग्राम श्मिट मेथड, ग्राम श्मिट मेथड से हम क्या फाइंड करते हैं? ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड करते हैं, और फिर हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो होगा एक रो दी जाएगी, तो हमने उसकी दूसरी रो या रिमेनिंग जो है वो मैट्रिक्स फाइंड करनी। 2 कॉन्सेप्ट रह गए, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।